कि हमारे नेतृत्व का परिणाम कैसे मिले, हम जो चाहते हैं वो हमें कैसे मिले। जो काम हम स्वयं करते हैं उसका तो परिणाम मिलता ही है, मिले ही। कुछ कार्यों से हम दूसरों पर निर्भर होते हैं। जैसे शिक्षक भी है तो छात्रों के सहयोग पर निर्भर है, एनपीआरसी सम्मत है तो वो अन्य शिक्षकों के सहयोग पर निर्भर है, हेडमास्टर है वो अन्य शिक्षकों के सहयोग पर निर्भर है, खंड शिक्षा अधिकारी हैं वो दूसरे और एबीआरसी समन्वयक और एनपीआरसी समन्वयकों के सहयोग पर निर्भर है। इसी तरह से ऊपर बढ़ता जाता है। वो सहयोग भी हमसे कैसे मिले और निरंतर मिलता रहे, लगातार मिलता रहे, अनचाहे भी मिलता रहे। इसके लिए क्या करें, कैसे करें, ये सोचने की जरूरत है। और जब ऐसे सोचते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, यही तो नहीं होता, सहयोगी तो कोई नहीं करता। शिक्षक कहता है बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, बच्चों के अभिभावक पढ़ाना नहीं चाहते, हेडमास्टर साहब कहते हैं वो शिक्षक पढ़ाई छोड़ के बाकी सारे काम करने के लिए तैयार है। एबीआरसी समन्वयक से लेकर बीआरसी समन्वयक तो फिर शिक्षा अधिकारी और हायर लेवल तक यही अवधारणा है कि दूसरे सहयोग नहीं कर रहे हैं। साथियों, जब हम परिणाम की अपेक्षा करें और उस परिणाम के सापेक्ष किसी समस्या को हम देखें तो एक पहले अनुभव ने एक तथ्य सिखाया है, आप थोड़ी देर में मानेंगे, अभी केवल जान लें कि जितनी भी समस्याएं हैं हमारे पास, जिनकी पीड़ा हम महसूस करते हैं, उसके 99% कारण अन्य हो सकते हैं, लेकिन 1% कारण, न्यूनतम 1% कारण आप स्वयं जरूर होंगे। हमारी सारी समस्याएं उन दूसरों के द्वारा उत्पन्न कारणों और हमारे द्वारा स्वयं उत्पन्न कारण का गुणनफल होती है। सीधा सीधा सूत्र बता रहा हूं गणितीय, और ये सूत्र अनुभव ने सिखाया है, ये केवल कहीं पढ़ा नहीं हूं, सीखा हूं, जीवन में के अनुभव ने उसको सिद्ध किया है कि जितनी भी समस्याओं में कहीं भी अप्लाई कर दीजिए, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जितनी भी समस्याएं आपको दिखाई दें, जिनकी आप पीड़ा महसूस करें और आपको लगे कि ये समस्याएं अन्य कारणों से हैं, थोड़ी गहनता से ध्यान दीजिए और उसमें उसके लिए ये देखिए कि आप कितने दोषी। आप अपने दोष को दूर करिए, जैसे ही आपके दोष दूर होना शुरू होंगे आपकी समस्याएं कम होने लगेंगी, और यदि आपका दोष शून्य हो गया तो आपकी समस्या शून्य हो जाएगी, गारंटेड। अपने हो सके याद करिएगा, पिछले अनुभव से आपको भी ये निष्कर्ष मिलेगा। अपने पुरानी कुछ समस्याओं के में जिनको आप दूर करने में सफल हुए होंगे, उनके बारे में सोचेंगे तो आपका भी यही निष्कर्ष निकलेगा कि नहीं, सही कह रहे हैं, जब मैंने अपने को ये ठीक किया तो ये समस्या यहाँ से हुई, और पुराने अनुभव ने सिद्ध किया तो आगे भी उसी से परिणाम मिलने वाला है। ये है अपनी जिम्मेदारी को अनुभव करने का एहसास, और जैसे ही ये एहसास आता है तब ये सोचना शुरू होता है कि हम दूसरों की से तो अपेक्षा बहुत करते हैं कि वो हम अपेक्षा, उसको ये करना चाहिए वो नहीं करता, उसको ये करना चाहिए वो नहीं करता। हम अपने से जो अपेक्षा करते हैं क्या वो हम करते हैं? यदि हम अपने से जो अपेक्षा करते हैं उसको नहीं करते तो क्या हम उम्मीद करने के हकदार हैं कि दूसरे हमारे सहयोग करें, दूसरे हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति करें? नहीं। इसीलिए बात है if we can't follow ourselves, how can we expect to be followed by others? कैसे हम कल्पना कर सकते हैं, कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे मुझे फॉलो करेंगे यदि हम स्वयं अपने आप को ही फॉलो नहीं करते। हम जो चाहते हैं कि ये करना चाहिए, हम जो जानते हैं कि ये करना चाहिए, जो हम मानते हैं कि वो करना चाहिए,
आप अपने जीवन में ढूंढ लीजिएगा। न्यूनतम 50% नहीं करते, न्यूनतम, क्योंकि करते होते तो सफलताओं में जीने के आदी हो जाते। सफलताओं को प्राप्त करने के जुनून में लगे रहते और सफलताएं आपके हर पल हर क्षण आपके कदम चूम रही। हम सबके लिए बात करें, हमारे लिए, मेरे लिए। इसलिए यदि परिणाम चाहिए तो पहले जिस चीज को जानते हैं, मानते हैं ये करना चाहिए, स्वयं के लिए जो जानते हैं, मानते हैं कि करना चाहिए, उसको करने की शुरुआत करें। उसको करने की शुरुआत करें, परिणाम मिलेगा। और समस्या ये है कि समस्या को देखें तो हम समस्या को में जीने के भी आगे हो गए। एट्टी परसेंट नेतृत्वकर्ताओं की बात कर रहा हूं मैं, केवल शिक्षा विभाग के नहीं, हर विभाग में 80% लोग यथास्थितिवादी हो गए। जो है जैसा है होने दो, चल रहा है, क्यों बदलना चाहते हो? अपना काम करो, तनख्वाह भर जाओ, कट जाएगा, कट रहा है। नेतृत्व करना ही नहीं चाहते, समस्याओं को दूर करना ही नहीं चाहते, उसी में जिए। मैं सब कुछ है, थोड़ा हो लेते हैं, थोड़ा प्यार करके बोल लेते हैं, थोड़ा मानित भी हो लेते हैं, अरे चल रहा है, क्या बुराई है, जो परेशान हो। ये न्यूट्रल लीडरशिप है, उदासीन नेतृत्व है। 80% लोग यही उदासीन नेतृत्व ले रहे हैं। समझ सकते हैं 80% लोग उदासीन नेतृत्व लेंगे। मैं कहीं ये प्रतिशत ज्यादा तो नहीं बता रहा हूं, आप लोग क्या महसूस करते हैं? ज्यादा है? सही, कोई सर्वे नहीं है, लेकिन अनुभव ने सिखाया है। लोग कहते हैं क्यों परेशान हो, जैसा है चलने दो ना, क्यों परेशान हो? परेशान इसलिए हूं, यदि जैसा है वैसे ही चलने दूं तो फिर मेरी जरूरत क्या है? वो तो हम नहीं रहेंगे तब भी चलेगा ना। यदि जैसा है वैसे ही चलने दो तो हमारी जरूरत क्या है? वो तो वैसे ही चलेगा जब आप शिक्षक नहीं रहोगे, जब आप हेडमास्टर नहीं रहोगे, आप यदि आपके समन्वयक नहीं रहोगे, आप अधिकारी नहीं रहोगे, या मैं डायरेक्टर प्रिंसिपल नहीं, तभी वो चलेगा। यदि आप हैं और पार्टी ग्रोथ है तो आप जिंदा हैं, तो आप में और मुर्दे में कोई फर्क नहीं। ये आपके अस्तित्व का प्रश्न है, ये हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। हम है और पार्टी ग्रोथ नहीं। ग्रोथ जीवन का लक्षण है कि नहीं? यदि जीवन है तो ग्रोथ होनी चाहिए। हम है और ग्रोथ नहीं, हम सजीव है क्या? हाँ, सांस लेते हैं, है सांस लेते हैं, जानवरों की तरह। वो जानवर भी यदि अपना दायित्व निर्वहन करता है तो उसको पाला जाता है। अभी सर ने बताया कि सबसे पहले हमने कुत्ते को पालना सीखा, इसलिए कि हमने महसूस किया कि वो अपना दायित्व निर्वहन करता है। वो हम दायित्व निर्वहन नहीं करेंगे तो क्या उस स्तर के भी हैं? क्षमा करिएगा भाई, अपेक्षा के विपरीत तुलना कर रहा हूं, लेकिन ये कट सत्य है, कट सत्य है। यदि हम पार्टी को जा रहे हैं तभी हमारा अस्तित्व है, अन्यथा नहीं है। इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।
ये न्यूट्रल लीडरशिप छोड़नी पड़ेगी, ये उदासीन नेतृत्व छोड़नी पड़ेगी जो न काम को महत्व देता है न काम करने वालों को महत्व देता है। वो काम से मतलब ही नहीं। नेतृत्व का वही काम होता है, एक तो कार्य करना और कुछ लोगों से कार्य कराना, यही तो दो काम है। उदासीन नेतृत्व करने वाला उसको कार्य से मतलब भी नहीं होता, वो उतना ही करता है जितने उसकी नौकरी चलती है, उसकी अपनी छोटी छोटी तृप्तियां होती रहे, छोटी छोटी, बड़ी भी नहीं, छोटी छोटी तृप्तियां होती रहे और लोग भी उसको भगा न दें, लोग उसको एकदम दुत्कार न दें, उतना ही लोगों से जुड़ा रहता है, दोनों को कम महत्व देता है और न्यूट्रल लीडरशिप में जीता है, उदासीन नेतृत्व में जीता है। और हमारे ग्रोथ की, हमारे वृद्धि की, हमारे विकास के लिए सबसे बड़ी समस्या का कारण होता है। समझ आ रहा हो? अब इससे आगे बढ़ना है तो क्या करना होगा? हमें काम को महत्व देना होगा। और कभी कभी हम देता है, वो जो उदासीन नेतृत्व वाला है ना, वो भी कभी कभी देता है। जब कहीं ऊपर से डांट खाता है तो फिर नीचे आ रहे तो आगे डांटता है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, जल्दी जल्दी करो, थोड़ी देर हो जाता है, सबको पता चल जाता है साहब दूसरे हैं, जो कर रहे हैं उतना कर दो, कर तुम उतना तो कर दो, उनका गुस्सा बहुत ठंडा हो जाए, गुस्सा ठंडा, काम ठंडा। ये है डिक्टेटरशिप वाला लीडरशिप, तानाशाही है। क्लास में टीचर जब तक डंडा पटके 5-7 मिनट शांति हो गई, जोर से चिल्लाए, थोड़ी देर बच्चे शांत हो गए, फिर देखा गुरुजी शांत तो हम शुरू। ये है तानाशाही है। हम विपरीत परिस्थितियों में, इमरजेंसी की सिचुएशन में किस लीडरशिप में आ जाते हैं? तानाशाही नेतृत्व में आ जाते हैं। थोड़ा सा उससे बेटर डेमोक्रेटिक लीडरशिप नहीं आई। चलो सबको, सबका थोड़ा ध्यान रखो, काम थोड़ा कम हो कोई बात नहीं, जो हमारे साथ लोग हैं उनको खुश रहना चाहिए, क्योंकि रहना तो इन्हीं के साथ है। मिल बांट के खाओ, काम नहीं होगा कोई बात नहीं, जो हमारे साथ है वो लोग खुश रहे, वो लोग खुश रहे। ऐसे ही दुनिया के काम नहीं हो रहे, काम ये भी नहीं सही, जितने डांट पड़ेगी जितना डांट पड़ेगी उतना करा देंगे, ये लोग खुश रहेंगे तो उस दिन कर देंगे, चलो भाई अब वो तो नहीं करते हो, आज साथ आ रहे तो आज कर डालो। बच्चों को भी लगा कि हाँ चलो, कभी गुरु भी नहीं आते हैं, कभी हम नहीं आते हैं, अब आज डिप्टी साहब आ रहे हैं तो थोड़ा आ रहा है भाई, है ना, मेरी बात दिखाने वाली बात। इन पिछले दो नेतृत्व से थोड़ा बेटर है, कम से कम रिलेशन बना जाता है तो कुछ तो सार्थक हो ही जाता। चौथा है जो होना चाहिए, कार्य को भी खूब महत्व दें, कार्य करने वाले को भी खूब महत्व दें और उससे मिलने वाले परिणाम के लिए कार्य करें। प्रोडक्टिव लीडर, प्रोडक्ट पे ध्यान दें कि चाहे जैसे हो, चाहे जितना मेहनत करके हो, चाहे जितना काम करने वालों को जैसे सपोर्ट देके हो, उनको सपोर्ट देने की जरूरत है। हम लोग प्राय लीडर बोलते हैं हमें सपोर्ट चाहिए, उल्टा बोलते हैं। जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको सपोर्ट की आवश्यकता है, उनको सपोर्ट
कैसे करना जरूरी है जिससे कि हमें परिणाम बेहतर मिले। हमारा परिणाम क्या है? हमारे छात्र, हम चाहे जितनी गोष्ठी यहां कर लें, चाहे जितनी गोष्ठी यहां कर लें, चाहे जितने अच्छे लेक्चर दे लें, यदि परिणाम में 1 साल बाद, मैं 1 साल का टारगेट दे रहा हूं, 1 साल बाद हमारे बच्चों की सीखने की क्षमता में भी 5% भी ग्रोथ नहीं होती, बहुत छोटा लक्ष्य है। 5% की ग्रोथ बहुत छोटा लक्ष्य है। 4 तो 50% हो जाएगा। कैसे होगी नींबू पे बात करने के लिए आज बोलने की कोशिश है ये, आपको महसूस होगा जो 5% का न्यूनतम मैं कह रहा हूं, लेकिन साल भर में यदि 5% ग्रोथ ना हो तो गोष्ठी बेकार हो ही ना। अभ्या होगा कि नहीं होगा? और यदि 5% भी ग्रोथ हो गई, मैं न्यूनतम की बात कर रहा हूं, 5% भी ग्रोथ हो गई न्यूनतम, तो इंटरेस्ट से जोड़ लीजिएगा, शायद 8-10 साल में दुगना होगी, हमारी क्वालिटी दूनी बेहतर होगी, कम से कम ग्रोथ तो होगी। लोगों को दिखेगा तो कि नहीं हमारी प्रगति हो रही है, नहीं हमारे बच्चे सीखना शुरू कर दिए हैं। बुरा होना उतना बुरा नहीं है जितना बुरा बने रहा है। ठीक है, कमी थी, अब हम ठीक करेंगे, हम इसको बेटर करेंगे, हम अपने को ठीक करेंगे। जब हम अपनी कमी को स्वीकारते हैं तब सुधरना शुरू होता है। जब तक हम बहाना बनाते रहेंगे कि वहां समस्या का कारण है, तब तक हम स्वयं समस्या है। नहीं सर, हमने इसमें 10 चिट्ठी मूल्यांकन, तब तक हम स्वयं समस्या है। अपनी जिम्मेदारी है, सीखने के लिए अपने दिमाग को खोलेंगे तब हमारा सीखना शुरू होता है। यहां पे मैं आइंस्टीन का कथन कहना चाहूंगा, उनका एक कथन मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा था कि दुनिया का संपूर्ण ज्ञान, दुनिया में जो भी हम ज्ञान के कुछ टुकड़े में पाए जाते हैं, दुनिया का संपूर्ण ज्ञान लाखों हजारों पीढ़ियों के अनुभवों का निचोड़ है। हमारे केजुअली बड़े लापरवाही से उसकी उपेक्षा कर देते, तो दुनिया का संपूर्ण ज्ञान है, लाखों पीढ़ियों के अनुभवों का निचोड़ है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसे सही अर्थों में समझें, अपनाएं और अगली पीढ़ी को समझाएं, तब ये दुनिया बचेगी और जीने लायक है। 3 कर दिया, जो एक महत्वपूर्ण ज्ञान लाखों पीढ़ियों ने अनुभवों से अपने निचोड़ करके कुछ पुस्तकों को विचारों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया, उसको पहले समझें ये क्यों सही है। चाहे लोग बड़ी चीज बड़े ही बुद्धिमत्ता को बता देते हैं कि ये चीज आजकल प्रैक्टिकल नहीं है। वो महान बात, वो महान विचार, वो गांधी जी के महान विचार, वो फलाना के महान विचार आजकल के जीवन में संभव नहीं। आप कहते हैं दूसरे को लगता है जैसे कि वो सारा प्रैक्टिस करके टेस्ट कर चुके हो। आप गांधी जी से भी बड़े हो, गांधी जी के सारे विचारों को अपने जीवन में जीत चुके हो, फेल हो चुके हो, तब ये कर रहे हो। जबकि गांधी जी के विचारों को आपने पढ़ा भी ना, पढ़े होते साहब ये करने का साहस नहीं करते, या अपनी मूर्खता को रद्द कर रहे हो। जो समझदार रखे तो जान लेगा जो कितने आप हो। अरे पहले उसको समझो, फिर अपनाओ, टेस्ट करके देखो ना, एक विचार टेस्ट करके देखो, जिसको आप सबसे इंटेलेक्चुअल मानते हो उसको अपने जीवन में अपना के देखो, फिर मैं प्रूव कहो कि हाँ इस कारण से ऐसे बात कम हुआ, अब आपकी बात सुनी जाए। इसलिए कहा गया कि पहले उस ज्ञान को समझे, अपनाएं। जब अपनाओगे तो फिर करने लायक नहीं होगी, सफलता आपके सरल से हो रही होगी, फिर अगली पीढ़ी को समझाएं।
जब ऐसा करेंगे तब ये दुनिया रहेगी और जीने लायक रहेगी। शायद ऐसा नहीं करेंगे तो दुनिया जीने लायक नहीं रहेगी। जो हमारे ऐसे लोग हैं अपने बचपन के शैक्षिक वातावरण की आज से तुलना करें, कितना डिग्रेडेशन हुआ है। जो हमें अपने बड़ों से, अपने शिक्षकों से बड़े सहज रूप से मिला। ऐसा नहीं है वहां को परफेक्ट था, उसमें थी कमियां, लेकिन इससे बेटर थी कि नहीं। मात्र 10-15 साल में हम 10-15% कम से कम डिग्रेड हो गए, गिर गए, अजीब हो गए, मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। ये सर कह रहे थे कि भी वहाँ पलट की तरफ जा रहे हैं। पटेलिया में जिम्मेदारी देते हैं कि हम कार्य कर रहे हैं, जिम्मेदार तो हम ही होंगे ना। एक विद्यालय में छात्र को पढ़ाने के लिए शिक्षक चाहिए और छात्र चाहिए, छोटी मोटी आवश्यकता चाहिए। यदि वो नहीं है तो यदि अपनी तनख्वाह से मिला गया तो तनख्वाह भी उन्हीं बच्चों से मिलता है। मैं भी आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये साफ नहीं है, ये साफ नहीं है, लगा दो अपने वेतन का पैसा, वो वेतन भी उन्हीं बच्चों के नाते मिल रहा है। वो बच्चे नहीं रखते तो आपको वेतन मिलता क्या? आप उसको पढ़ाने लायक हुए, ये समाज नहीं रहता तो आप पढ़ाने लायक नहीं हो। ये समाज का ऋण है आपके ऊपर, उन बच्चों का ऋण है। उन बच्चों के नाते ही आप विद्यालय में हो और हम यहाँ हैं। ये कर चुकाने की जिम्मेदारी भी है हमारी। हमारी तनख्वाह उन्हीं बच्चों के नाते मिल रही है। ये संवेदनशीलता हम महसूस करें। तो जब ये संवेदनशीलता महसूस करते हैं तो नेतृत्व की जिम्मेदारी शुरू होती है। और जिम्मेदारी नेतृत्व की शुरू होती है तो लीडर से ही कुछ शब्द बना दिए गए हैं जो याद रखने के लिए। नहीं कुछ बड़ा काम करना है तो कुछ छोटी छोटी चीजों को अपने दिमाग को याद दिलाना पड़ता है। दिमाग भूलता हो जाते, उसको याद दिलाने की थोड़ी थोड़ी जरूरत पड़ती है। उसको याद दिलाने के लिए ही है। यदि आप नेतृत्व की जिम्मेदारी लेते हो तो पहला काम आपका लीड करना। अब लीड करने का मतलब क्या कि एक सुनिश्चित लक्ष्य की तरफ, एक अपेक्षित लक्ष्य की तरफ स्वयं और अपने समर्थकों के सहयोग से धीरे धीरे आगे बढ़ना, यही लीड करना है। आपको आगे बढ़ना है, कुछ नहीं बैठना है, पीछे नहीं गिरना है, पीछे नहीं लौटना है, आगे बढ़ना है, निरंतर बढ़ना है, रुकना नहीं, यही लीड करना है। और आपके समर्थक कभी उत्साहित होने लगे, कहीं फेल हो जाए, उनको इंकरेज करना है, उनको प्रोत्साहित करना है, उनको डांटना नहीं, उनकी कमियां नहीं निकालना है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे बस का नहीं। जैसे आप कहोगे नहीं तुम्हारे बस का नहीं, पक्का मान लेगा मेरे बस का नहीं। मेरे भी उसके बस का थोड़ी जब मान के आती है मानता हूं उसमें थोड़ा सा कुछ नहीं आता होगा। यदि आपको आता है तो बता दो ना, या जो जिसको आता है उसको उसके सपोर्ट में लगा दो कि जरा ये चीज इसको सिखा दो, ये चीज नहीं आता, बाकी सब तो आता है कि ये थोड़ा सा नहीं आता, इसको सिखा दो। इंकरेज हो जाएगा कि नहीं? और कुछ अच्छा करे तो उसकी प्रशंसा भी करो, निंदा तो बड़ी बात है होती है। कुछ नहीं आता, कभी नहीं सुधरोगे। कोई अच्छा किया तो कभी जान नहीं, डांटते तो सार्वजनिक है, प्रशंसा अकेले में करते। कई लोग अपने बच्चे की निंदा या कमियां सार्वजनिक रूप से रिश्तेदारों के सामने बता के रखते, जैसे व्यवसाय रिश्तेदार डॉक्टर है भी याद करते, और फिर वो उन कमियों को बच्चा पक्का मान लेता है कि ये तो कमियां अप्रूव्ड है। अभी तो मेरे बाप ने कह दिया और हमारे रिश्तेदारों ने भी मान लिया, तो इन कमियों में तो मुझे जीना नहीं है, ये तो मेरी कमियां है। अब वो सोच लेता है कि वो सुधरेगा नहीं, और उसको उसके न सुधरने का जिम्मेदार कौन?
और गुरु जी ने कोई पार्टी कर दिया तो मैं पार्टी एप्लीकेशन को बड़े कि उससे मेरी ग्रोथ हुई है। मैं प्राय उसका उदाहरण देता हूं। मैं 7th में पढ़ता था, ये कोई साइंस का कोई कठिन साइंस या मैथ का नहीं आ रहा। एक ही टीचर थे जो साइंस में दोनों पढ़ाते थे। कोई प्रकरण था जो मुझे कठिन लगा, मैं मुखर छात्र था, शिक्षकों का प्रेम मिलता रहता था। ऐसे छात्र मुखर होते हैं, खुल के अपने मन की बात बोल देते हैं। मैंने बड़ी सहजता से बोल पड़ा और शिक्षक ने सुना। मैंने कहा ये बड़ा कठिन है। बहुत छोटा सा कमेंट था, प्राय लोग सुनते रहते हैं और चुपचाप सुन लेते हैं। सारे शिक्षक यदि कोई उदासीन शिक्षक रहता तो कह देता हाँ कठिन तो है, तो मेरी काबिलियत है, मैंने पढ़ा दिया। जो शिक्षक की महानता में कहूंगा, शायद शिक्षक को याद नहीं होगा। उन्होंने कहा मुझे तुम्हारे लिए कोई चीज कठिन हो सकती है, तुम्हारे लिए कोई चीज कठिन हो सकती है, ये कैसे संभव? ये कमेंट मेरे लिए एनर्जी का काम करता है आज भी। आज भी मुझे लगता है मेरे लिए जीवन में कुछ भी कठिन। सेठ ने कहा था करने वाला भूल गया होगा, मैं उसको आज ही जीता हूं। जैसे ही कोई कठिन चीज आता है, नहीं मुझे लगता नहीं मेरे लिए कठिन नहीं, दुनिया के लिए होगी। और जैसे ये सोचता हूं कि मेरे लिए कठिन नहीं है, तो करने का रास्ता ढूंढने लगता हूं। देर हो सकती है, हम किसी ग्रोथ को यदि अचानक चाह लेंगे वो अनएक्सपेक्टेड है, अपेक्षित नहीं होगा। ग्रोथ का मतलब धीरे धीरे कंटिन्यूअस ग्रोथ, स्लो ग्रोथ। आप बीज लगाओ और तुरंत चाहो कि फल मिल जाएगा क्या? मैं इस तरह की बातें करता हूं, इस अनुभव पर भी मैं आदी हो गया। जब इस तरह की बातें आपके साथ शेयर करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं, मुझे ग्रोथ दिखती है, मुझे तो दिखती है। 1-2 साल बाद हमारे जो इस प्रयास से जुड़े लोग कभी कभी कहते हैं मोबाइल चला रहे साहब ये नहीं सुनाने वाले, हमारे पे आगे होगा इसको, आप कितना भी कर लो, यही बोलते हैं देख लो कितना भी कर लो, ये नहीं सुनाने वाले। मैं अपने पिछले अनुभव की बात कर रहा हूं। कुछ 3 साल की मेहनत का परिणाम है। चाहे जो कार्यक्रम हो, सुल्तानपुर टॉप 5 में रखा। पूरे जिले को टच नहीं किया। 1000-1200 लोग कुछ विचारों के साथ जीना शुरू किए, कुछ विचारों को जीवन में अपनाना शुरू किए। नंबर बताओ यार, वो ग्रोथ उनके जीवन में, उनके विद्यालय में, उनके परिवार में दिखाई देती है। आकर के खुद ही बता जाओ आगे बैठे। मैं वहां नहीं हूँ, सुना करो, लेकिन वो मेरा नाम लेके काम करते हैं। वो मेरा प्रभाव नहीं है, ये इन विचारों का प्रभाव है जो ताकत देते हैं। उनके साथ जीना तो सीखो। इन विचारों की शक्ति जितनी मैंने समझी, उससे आज की तुलना करता हूं तो 5 गुना बेहतर पाता हूं अपने आप। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये शायद 15-20 साल की ग्रोथ कर लीजिए। 97 18 साल की ग्रोथ कर लीजिए। 18 साल में कोई व्यक्ति अपने 5 गुना परिवर्तन महसूस करता है। ये निगेटिव भी उसका हो सकता है, इसके पहले मैं 1/5 मतलब 5 गुना खराब था। इसको प्रशंसा के रूप में महसूस करिएगा, इसको निंदा के रूप में भी देखेंगे तो दिखेगा कि मैं 1/5 था पहले 18 साल पहले। ये अनुभव मेरे साथ मेरे जीवन की रात रहे थे, ये विचार मेरे जीवन की रात रही थी। आज मेरे जीवन की रात रहे, मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने जीता हूं और ग्रोथ को देखता हूं विजनरी रूप में। ये प्रोत्साहन का परिणाम है।
और जब नेतृत्व करता है तो कुछ निर्णय भी लेता है, डिसाइड, कई बार निर्णय लेना पड़ता है कि नहीं ये करना है, वो अनुभव के आधार पर निर्णय लेता है। और सबसे जरूरी काम है कि कार्य को करना आसान बनाना, इसे सुगम करता होता है। मैं तो ट्रेनिंग और किसी गोष्ठी, किसी प्रशिक्षण के का पहला सूत्र मानता हूं, यदि आपकी बातें, आपका प्रशिक्षण लेने वालों का कार्य आसान नहीं करती तो प्रशिक्षण को फेल होना ही। ट्रेनिंग, इस बात, इस विचार की बात उसको सुनने समझने वाले का कार्य आसान होना चाहिए। जब आसान होगा तब वो करेगा, लेकिन क्यों करेगा? कोई आदमी अपने काम को कठिन बनाता है क्या? नहीं बनाता है। नेतृत्वकर्ता की यही जिम्मेदारी है कि कार्यों को आसान बनाए। छात्र आपकी नहीं सीख रहे तो आप ये सोचिए कि कैसे वो आसानी से सीखेंगे, अब ये सोचना आपका काम। और कहीं पे भटकाव आए तो उसको नियंत्रित भी करता है, रेगुलेट भी करता है। और जब शैक्षिक भूमिका में आता है वो शिक्षण देने वालों को भी नियंत्रित करता है। ये सारे कामों के साथ भी करता है। ये आपके फॉलोअर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, एजुकेटर्स होते हैं, कम्युनिटी मेंबर्स भी होते हैं, अभिभावक भी होते हैं, उनको भी जोड़ता है। और जोड़ने की कड़ी, वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी उसका बच्चा है। बच्चे को जोड़ लिया तो अभिभावक जुड़ गया। हम लोग उल्टा करते हैं, अभिभावक को जोड़ते हैं, बच्चे को जोड़ना। बच्चा जो चाहता है उसके माँ बाप करते हैं कि नहीं करते? अब अपने बच्चे से जोड़ लीजिए ना, आपका बच्चा जो चाहता है आप करते हो कि नहीं करते? तो बच्चे के अंदर चाह विकसित करो, बच्चा आपके बीच में है, आपके साथ है, उसको तो मजा आने दो। आएगा तो फिर वो गार्जियन को वो सिखा देगा, वो समझा देगा, उस कड़ी का उपयोग करें। और हमारी ताकत शिक्षक के रूप में, शिक्षा अधिकारी के रूप में, हेडमास्टर के रूप में, इतिहासी समन्वय के रूप में, ये जितना बड़ा पद है ना, उतने गुना ताकतवर है हम। एक शिक्षक की ताकत न्यूनतम 2000 की मैं मानता हूं। न्यूनतम 2000 वो अपने जैसे जीवन बनाता है। तो चाहे तो, न चाहे तो, न चाहेगा तो खराब काफी बनाएगा, चाहेगा तो अच्छी काफी बनाएगा। शिक्षक यदि क्लास में बैठा है और छात्र के संपर्क में थोड़ा भी है तो अपने जैसा वो 2000 तो बनाएगा ही बनाएगा। समझ है? मास्टर होगा 4-5 हजार तो हो जाएगी, तो टीचर को भी कुछ प्रभावित करेगा। इतिहासी समन्वयक होगा तो 10-15 हजार हो सकती है। बिहासी समन्वयक हो जाएगा तो लाख में चली जाएगी, मैं बोलूंगा तो करोड़ में चली जाएगी। ये ताकत है। हम अपनी ताकत को पद और स्टेटस के साथ समझते हैं। हमें दिखता है कि वो जिले में तो डीएम साहब है, अरे डीएम साहब मैकेनिकल अधिकार जाने पाए, सृजनात्मक अधिकार शिक्षक से अधिक किसी के पास। सृजनात्मक अधिकार शिक्षक से अधिक किसी के पास नहीं है। शिक्षा विभाग में होता है अधिकारी है, बस बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिसको जब चाहे टर्मिनेट कर दे, जिसको जब चाहे कर दे। यदि यही करता है तो उसके में और बड़े बाबू में कोई अंतर नहीं। यदि वो यही करता है तो उसके में और बड़े बाबू में कोई अंतर नहीं। अंतर बस इतना है कि बड़े बाबू मोहर के नीचे दस्तखत करते हैं, वो मोहर के ऊपर दस्तखत। यदि आप शिक्षकों का नेतृत्व शैक्षिक रूप से नहीं कर सकते तो आप शिक्षा अधिकारी होने के काबिल नहीं। आपकी ये समस्या हो, इस सोच को बदलने की जरूरत है। शिक्षा, बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, किसी शिक्षा अधिकारी की मैं बात कर रहा हूँ, निदेशक तक की बात कर रहा हूँ, सचिव तक की बात कर रहा हूँ। यदि आप शैक्षिक दिशा नहीं ले सकते तो आप कुछ समस्या।
लेक्चर भी देते रहो, ट्रेनिंग भी देते रहो। आपकी एक बात, आपका एक कथन शिक्षकों के लिए बहुत, छात्रों के लिए बहुत उत्साह हो सकता है। शिक्षक के कथन को याद करें, उन्हें तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन कैसे हो। ये छोटे छोटे कमेंट्स भी जब वो करता है तब वो शिक्षक की भूमिका में आता है, तब वो शैक्षिक नेतृत्व की भूमिका में आता है। यदि कोई शिक्षा अधिकारी ऐसा करता है तब वो शिक्षा अधिकारी है, तब वो बड़े बाबू नहीं। तो ऐसा ना लीजिएगा कि हाँ तो शिक्षा अधिकारी नहीं बड़े बाबू है। यदि वो बड़े बाबू का ही काम करता है तो बड़े बाबू, यदि वो नेतृत्व करता है तो शिक्षा अधिकारी है। और फिर ये चेन रिएक्शन बनता है। मैं आप 400 के माध्यम से जिले में एक साल में न्यूनतम 10% की ग्रोथ का विजन बनता हूं। ज्यादा है, ज्यादा है नहीं, ज्यादा है। ये चेन रिएक्शन का पावर है। यदि आप में 10% ग्रोथ होगी तो आपके इन्वायरमेंट में भी 10% की ग्रोथ होगी, आपके साथियों में भी 5% की ग्रोथ होगी, आपके छात्रों में भी 5% की ग्रोथ होगी। और ये जब गुणात्मक वृद्धि होती है, यदि हुई 10% से ज्यादा हो जाए, ये तो 10% मैं आपके उत्साह और धन के लिए कह रहा हूं, क्योंकि हम लोग माइनस में जा रहे हैं। जब हम पॉजिटिव दिखा रहे हैं तो आपको लगेगा कि अरे बताओ, हम अब तक माइनस जाते थे, अभी पॉजिटिव होते हैं। तो मैं जानता हूं आपकी ताकत, आप अपनी ताकत को भूल गए। भूल इसलिए गए हो कि अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते। समस्या का कारण दूसरी जगह दिखाई देता है, जबकि समस्या के कारण हम स्वयं अपनी अपनी जिम्मेदारी हो। जब शैक्षिक नेतृत्व की बात आती है तो तुरंत दिशा की बात आती है। नेतृत्व की दिशा क्या होगी, कहां जाना है हमें। यदि हमें अपने हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हमें क्या करना होगा। जिम्मेदारी का बदलाव हो गया। अब तक हम सोचते थे बच्चा ये करेगा, अभिभावक ये करेगा, और यहाँ क्या है, मैं क्या करूंगा। शैक्षिक नेतृत्व की पहली जिम्मेदारी यही है, नेतृत्व की पहली जिम्मेदारी यही है, वो अपना काम डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना है। आप करोगे तो उसी से दूसरे लोग भी करना शुरू करेंगे। पहले अपनी दिशा तय करना होगा कि नहीं होगा, समझ है। जो अपनी दिशा तय करना होगा तो मैं देखना होगा कि फिर शैक्षिक नेतृत्व करना है तो शिक्षा की दिशा क्या है। अब तक तो शिक्षा यही समझा था कि ग्रेजुएशन किया, कोई डिग्रियां बढ़ोली, अप्लाई किया और नौकरी पा गई, नौकरी पा गया, छोटे अपेक्षाओं की पूर्ति करता हुआ अपना जी रहा हूं। ये शिक्षा का उद्देश्य ये भी है कि, और ये भी नहीं, ये भी है कि उसका पार्ट है, बहुत छोटा पार्ट है, 1/10 का लीजिए, 1/10। हम लोग शिक्षा के उद्देश्य को 1/10 जीते हैं। आप सभी ट्रेन टीचर्स हैं, शिक्षा अधिकारी पीएचडीसी दोनों में शिक्षा के उद्देश्यों की बात होती है। लगता है ये उद्देश्य बस पढ़ाया और परीक्षा में लिखा और भूल गए। ये शिक्षा के उद्देश्य को कहीं आसमान से आया था, हमने ने बनाया है ना। क्यों बनाया? हमने निश्चित किया कि हम शिक्षा से पाना क्या चाहते हैं, हम अपने जीवन में पाना क्या चाहते हैं, उसी के लिए तो शिक्षा है। अब अपने जीवन में सोच लीजिए आप क्या क्या पाना चाहते हैं। खूब आराम की सुविधाएं हो, जो करना चाहे वो करना आता हो, जो जानना चाहे वो जान ले। कुछ लोग हमको मानने वाले भी हो, कुछ
कुछ लोग उनको जानने वाले भी हों, कुछ लोग मेरी भी बात माने और कुछ लोग मुझे भी दिशा दें, मुझे भी बताएं कि मुझे क्या करना है। यही तो चाहते हैं जीवन में। इससे अधिक कोई कुछ आता है क्या? तो सोच के देखिएगा, कोई ऐसा नहीं मिलेगा वो कहेगा कि इसमें से एक चीज मुझे ना तो मेरा काम चलेगा। हमें जीवन में जितने बातें बताए ना, ये सब चाहिए, ये सब चाहिए। हमें आराम के साधन भी चाहिए, कुछ सुविधा भी चाहिए, धन संपत्ति भी चाहिए, कुछ जानकारियां भी चाहिए, जो करना चाहे उसका करने का ढंग भी चाहिए, कुछ जानना चाहिए वो उससे संबंधित जानकारियां भी चाहिए, जो जाने उसके तो समझ भी चाहिए, उसके महत्व की भी बातें हमें मालूम हो। हमको कुछ लोग जाने भी, कुछ लोग हमारी माने भी, कुछ लोगों को हम बताने भी, कुछ लोग मुझे भी बताने। चलिए सबको, कोई जिसको लगता हो कि इसमें से एक चीज मुझे नहीं चाहिए, वो खड़ा होकर मुझे बता दे। सम्मान, आप नहीं बता रहे उसको मैं मानू कि सबको सब चाहिए। इसी सारी अपेक्षाओं के लिए ही शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए हैं। हमने बनाया ये चाहिए तो हमें ये करना हो। हमें अपना शारीरिक विकास या कौशलात्मक विकास करना हो। केवल कौशलात्मक विकास का परिणाम है कुछ पैसा, कुछ संसाधन, कुछ आराम की चीजें आने। जैसे ही कौशल आता है तो कुछ चीजों में हम दक्ष हो जाते हैं, कुछ चीजों में हम कुशल हो जाते हैं, तो हम काम को करने का सही तरीका सीख लेते हैं। सही तरीका सीख लेते हैं तो हमें आराम मिलने लगता है। वो तरीका दूसरों के लिए उपयोगी होता है तो पैसा मिलने लगता है, फिर आराम के संसाधन वाले। जब हमें कोई चीज जानकारी नहीं होती है तो पढ़ना शुरू करते हैं, जब समझ में आ जाता है तो जानकारी जिज्ञासा में सृष्टि होती है और उसको अपना लेते हैं तो जीवन में शांति है। नहीं अपनाते हैं तो अशांति तनाव आता है। पढ़ा तो ये किया, ये पढ़ा जीवन भर की सलाह बोलो और किया रोज झूठी झूठ, झूठी झूठ, झूठी झूठ। और उसके बाद कहते हैं कि मन अशांत रहता है, लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते। भरोसा करने लायक है? अरे किसी से एक बार झूठ बोल दो तो निरंतर सोचेगा ना अभी बार सच बोलो, सोचेगा क्या पता। और बिना भरोसे से कोई रिश्ता चलता है क्या? कोई भी रिलेशन, एक मित्र को धोखा दो आप पे और उससे चाहो कि वो आपको सहयोग देगा क्या? रिश्ता चलेगा? नहीं चलेगा। अब एक ज्ञान के विपरीत आचरण किया, परिणाम देखिए क्या क्या होने लगा। अब बहुत जीवन की हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती, कैसे होगी? जो पढ़ा, जो सीखा उसको तुम ही नहीं अपना रहे हो तो अपेक्षा मिलेगी कैसे? डालोगे नमक तो चाहोगे जीवन में मिठास आए तो खा क्या है? जीवन में मिठास चाहिए तो चीनी डालना पड़ेगा, असर होगा। आसान है। सीधे सीधे शिक्षा के उद्देश्यों को क्या सोचते हो कि मुझे ये चाहिए तो ये करना है। किसी का सहयोग चाहिए तो उसे सहयोग करना पड़ेगा, किसी का भरोसा चाहिए तो उसके साथ सच्चा व्यवहार करना पड़ेगा। यह आपकी जिम्मेदारी है। सीधा सीधा वकील बता रहे हैं कि क्या करोगे तो क्या मिलेगा, कौन सा शैक्षिक आयाम की पूर्ति होगी तो क्या मिलने वाला है जीवन में। या जीवन में वो चाहते हो तो ये क्षेत्र को विकसित करो। स्पष्ट है कि सामाजिक विकास वही है, इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास। इमोशंस को एक संदीप महेश्वरी का एक दिन में लेक्चर सुन रहा था,
कहा ये इमोशंस इमोशंस नहीं है, ये इमोशंस एनर्जी इमोशन है। ये आपके सारे कार्यों को मूल्यवान यही बनाते हैं। यदि आपको अपने बच्चों से प्रेम होगा, यदि आपको अपने बच्चे से प्रेम होगा तो दूसरे के बच्चे से प्रेम होगा। मैं गारंटी से कह सकता हूं जो दूसरे के बच्चे को प्रेम नहीं करता उसको अपने भी बच्चे से प्रेम नहीं है। देखो दूसरे के बच्चों के ग्रोथ नहीं कर सकता तो उसके बच्चे का ग्रोथ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसको ग्रोथ करना आता ही नहीं है। वो चाहेगा भी तो नहीं होगा। वो चाहने के लिए तो कौशल आना चाहिए ना, भले वो कला आनी चाहिए ना। कला ऐसी थोड़ी चीज है दूसरी हो जाएगी, दूसरी जगह दूसरी हो जाएगी। कौशल तो जो आ जाएगी वही आएगी। साइकिल जिसको चलाने आएगी वो रोड पे भी वैसे ही चलाएगा और अपने घर के आसपास भी आएगा, किसी खेत में भी वैसे ही चलाएगा। घर में आ जाएगी तो बाहर भी वैसे ही चलाएगा, बाहर आ जाएगी घर में भी ऐसे चलाएगा। मैं तो कहता हूं कि शिक्षा सीखना हो, बच्चों के साथ शेयर करना सीखना हो तो पहले अपने बच्चे के साथ शेयर करना सीखो, बड़ा आसान। मेरे बच्चों को पढ़ाना अपने बच्चे को भी पढ़ा के दिखा, अधिकारी तो पढ़ाया नहीं। अधिकारी बनने से पहले इंटर कॉलेज बायोलॉजी लेक्चरर था। इंटर क्लास के बच्चे पूर्णक होते हैं, बड़े होते हैं, उनको पढ़ाना तुलना में आसान होता है प्राथमिक के बच्चों को पढ़ाने की तुलना में। ये प्राथमिक शिक्षक जो काम कर रहे हैं शिक्षण क्षेत्र में सबसे कठिन काम कर रहे हैं और सबसे बहुमूल्य काम कर रहे हैं। जो आप काम कर लेते हो वो अस्थायी हो जाता है। जो आगे बाद में हम लोग दूसरे शिक्षक करते हैं वहां छात्र के पास चॉइस है, वो समझदार होता है क्या ले और क्या ना ले। इतना समझदार होता है कि उसको लगता है कि शिक्षक काम का नहीं बता रहे तो छोड़ देता है और काम का जो बता रहे हैं उसको ले लेता है। लेकिन जो आप बता रहे हो शिक्षक वहां पे छात्र उस लेवल का बच्चा ये नहीं जानता कि क्या ले क्या ना ले। वो जो आप दे देते हो वो ले लेता है और जो ले लेता है वही वो हो जाता है। जो हो जाता है वैसा ही पूरे जीवन जीतने के लिए विवश होता है, बाध्य होता है। यदि अच्छा दिया है तो अच्छा हो जाता है, बुरा दिया है तो बुरा हो जाता है। इसलिए जो अच्छा हो जाता है जब उसको प्राथमिक के शिक्षक बचे हैं ना तो सबसे अधिक उनके प्रति श्रद्धावना होता है। मैं भी ऐसा नहीं कि हमारे भारतीय शिक्षकों ने मुझे नहीं पढ़ाया, लेकिन जो बीज की देखभाल किया वो प्राथमिक शिक्षक ने जितनी प्रेम से अपनत्व से किया मेरी ग्रोथ में, मेरे विकास में, मेरे जीवन में उसका 80% योगदान है। अब आपको अपनी वैल्यू समझ में आ रही होगी ना, आ रही होगी नहीं आ रही? उस वैल्यू को पद और वेतन और स्टेटस से ना, ये भी एक हमारी मूर्खता है कि वैल्यू को पद वेतन मान और उसके हायरार्की से नापते। अरे वैल्यू उपयोगिता में होती है, जो जितना उपयोगी है उतना वैल्यूएबल है, जो उपयोगी नहीं है वो वैल्यूएबल नहीं है। और ये वैल्यू देती है यही संवेगात्मक विकास, इमोशन। हमने जितना पाया ये जो आपके काम का है तो मैं बहुमूल्य हूं, और मैं क्या जो अपने के रखा हूं मेरा कोई मूल्य नहीं, जिसका कोई मूल्य नहीं होता क्या होता है पूरा होना भी हो यदि वो दूसरों के लिए उपयोगी नहीं है होने की वैल्यू क्यों होती है? उसकी चेंज वैल्यू हो जाती है, उसके बदले में जानता है कि इससे दूसरी चीजें और ज्यादा ली जा सकती है। यदि हमारे गुणों और हमारे क्षमताओं का उपयोग दुनिया के लिए है तो मेरी वैल्यू है, चाहे मैं जितनी अधिक क्षमता मानूं, यदि आपके लिए उपयोगी नहीं हो तो मैं पूरा। यह है संवेगात्मक की वैल्यू, यह है संवेगात्मक विकास की वैल्यू।
जो सबसे ज्यादा अछूता है। हम लोग कहते हैं शिक्षा के लिए तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए। उत्तम सर्वांगीण विकास क्या है? बहुमुखी विकास है। कि बहुमुखी विकास क्या है? सब कुछ दे देना। सोचने की जरूरत है मेरा हुआ है क्या? यदि मेरा बहुमुखी विकास नहीं हुआ है तो दूसरे का बहुमुखी विकास करने में सक्षम है क्या? है सक्षम? नहीं है। जितना हमारे पास होगा वही देंगे ना। यदि हम बच्चों को प्रेम करना सीखेंगे तो बच्चों को प्रेम करना सिखा सकते हैं। यदि हम बच्चों को प्रेम नहीं कर सकते तो बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट करने में सक्षम है ही नहीं। असर होगा। शिक्षा ऐसे होगी, प्रेम की महिमा पढ़ाने में नहीं होगी। प्रेम की महिमा पढ़ाते हैं, क्यों नहीं पढ़ाते? कहते ये तो इसका तो कोई टेस्ट ही नहीं होता, इसकी तो परीक्षा होती ही नहीं है। परीक्षा तो हिंदी अंग्रेजी गणित की अध्याय साहब आते हैं तो ये देखते हैं कि काफी ये पूरी भरी है कि नहीं भरी है। ये तो देखते ही नहीं कि मैं बच्चों को प्रेम करता हूं या नहीं करता हूं। वो देखते नहीं लेकिन दिख जाता है। हम प्रेम नहीं करते इसलिए हमारे कक्षा में बच्चे उपस्थित नहीं। यदि प्रेम करते होते तो हमारी शिक्षा इतनी प्रभावी होती कि बच्चे उपस्थित। आपको मिलकर बताता हूँ, बहुत अपने साथियों से कभी मौका मिलता है तो डिस्कस करता हूँ। हम अपने जीवन में उतना ही प्रगति कर पाते हैं जितना हम अपने जीवन में प्रेम को महसूस करते हैं। आज हम अपने जीवन में उतना ही ग्रोथ कर पाए, हम उतना ही मन से पढ़े जितना हमने महसूस किया कि हमारे माता पिता हमारे शिक्षक हमको प्रेम किए। हम डर से कुछ दिन कुछ घंटे पढ़ते, कुछ महीने पढ़ लेते। जो अच्छाई तो आता है, जो अभिरुचि आती है वो इस तरह से आती है कि जो डराने वाला है, जो डांटने वाला है, जो हमको समझाने वाला है, जो सिखाने वाला है, उसके अंदर हम अपने प्रति प्रेम की अनुभूति करते हैं। और होगा यदि ऐसा नहीं होता तो शिक्षा की जरूरत नहीं। डराने के लिए पुलिस काफी है। हम लोग को लगता है बिना डराए तो काम चलेगा ही, डंडा ले लो। क्यों? हमें लगता है हमने बचपन में हमारे शिक्षक मारे थे तो ये चीज हम सीख गए। मुझे बड़े चमत्कारी ढंग से बताते हैं कि ये प्रकरण तो खरा टीचर के मैंने मार खाने से ही सीखा। ये उर्दू तो खरा के मार से ही मेरे जीवन में रूप हुआ। अरे वो एक प्रकरण आपने मार से सीखा होगा, एक अवगुण मार से दूर हुआ होगा, बाकी सब आपने प्रेम से सीखा। सही हूं? और यदि हम प्रेम से सीखते हैं तो दूसरा भी प्रेम से ही सीखेगा। और धारणा को बदले, परिवर्तन की जरूरत है। शिक्षण का सबसे बड़ा दोष यही है कि हमने जैसी शिक्षा पाई है उसी को कॉपी कर दिया। उसमें भी अच्छे वाले की कॉपी कर लेते तो भी चल जाता। हम अच्छे वाले की कॉपी नहीं करते। जो लगता है कि इसको कॉपी करना सबसे आराम से हो जाता है वो कॉपी करते। देखा फला टीचर ने हमको नोट्स लिखवाया था, वो बोलता गया, हम लिखते गए, हम रखते गए और परीक्षा में लिख के चले आए और नंबर पा गए। और जो नंबर पा गए वो याद है क्या? याद है? नहीं याद। पढ़ाने और समझने और याद करने का क्या फायदा? हमें सिखाने के लिए पढ़ाना होगा, रटने के लिए नहीं। और धारणा को बदलना होगा। हमको सिखाने के लिए पढ़ाना होगा, परीक्षा पास करने के लिए नहीं। बड़े बड़े विद्वान
की पीड़ा दूर करो। अब परीक्षा खत्म हो गई तो लोग क्यों पढ़े हो, क्यों पढ़ रहे? मेरी परीक्षा हो रही कि नहीं? मेरी परीक्षा इस समय हो रही कि नहीं हो रही? हर क्षण होती है। आप सब मिलकर मेरा मूल्यांकन कर रहे हो कि नहीं कर रहे? यदि आपकी नजरों में फेल हो तो फेल हो, पास हो तो पास हो। परीक्षा तो अनचाहे निरंतर होती है। हम उसको क्यों कुछ अवध में बांटना चाहते हैं? सीखना, पढ़ाना और परीक्षा, ये तीनों बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आप पढ़ाते हो, दूसरा सीखता है, और सीखा कि नहीं सीखा एक परीक्षा। आप ढूंढ रहे हो कि परीक्षा नहीं होती इसलिए बच्चा पढ़ता नहीं। वो पढ़ता नहीं, बच्चा रखता नहीं। उसको ये कहो, और रखना पढ़ाई नहीं है। रखना पढ़ाई है क्या? नहीं है। पढ़ाई के प्रति अरुचि उत्पन्न करता है ये रखना। मैं अपने जीवन में सोचता हूँ, जाए तो लोगों के साथ यही हुआ होगा। हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, पढ़ाई का बोझ उठाया है। कुछ परीक्षाओं को पास करके और नौकरी पाने के, रुचि से नहीं पढ़ा है, मन से नहीं पढ़ा है। इसलिए पढ़ा है कि हमारे माता पिता खुश हो जाए, हमारे शिक्षक खुश हो जाए। वो फिर पढ़ा नहीं है, उल्टा कुछ और परीक्षा में उगल के अपने वही काम करा। जितना वास्तव में पढ़ा वो आज मेरी प्रॉपर्टी। वो शिक्षक ने जो बताया कि मैं तुम्हारे लिए कोई ट्राई कठिन कैसे हो सकता है, वो मेरी पढ़ाई। जो शिक्षा मेरे जीवन का अंग बन गई, वही पढ़ाई। समझ है? यही पढ़ाना है, यही पढ़ाना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा आप कहोगे जैसे मैं कहीं विभागीय व्यवस्था से अलग बात कर रहा हूं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सब करेंगे तब तो हमारा पता चला है एटीआई साहब तुम्हारे दिवस में ही लिखने वाले। एटीआई साहब दिवस कुछ पढ़ लो, किसी वैदिक ग्रंथ से जाने कठिन है। नेट पे उपलब्ध है, फ्री उपलब्ध है, डाउनलोड कर सकते हो। हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी पढ़ने में मन नहीं लगेगा। हम लोग जब लिखना शुरू करते हैं तो अपने सारे सैद्धांतिक ज्ञानों को, अब उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए रेफरेंस की जरूरत है। वो है आसान कार्य है, इसीलिए शिक्षा की जरूरत पड़ती है। ये कठिन को भी आसान बना देता है। मैं यहाँ भाषण करने लगूं, कहोगे आप कहोगे तो पढ़ लूंगा, और कभी नहीं पढ़ोगे। पूरा सार यही है कि पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम केवल शिक्षा की के लिए दिशा तय करते हैं, सीमा नहीं तय करते। ये पाठ पढ़ाया तो हिंदी हुई, नहीं पढ़ाया तो हिंदी नहीं। बिना पुस्तक खोले हिंदी की सारी दक्षताएं विकसित की है। कक्षा 3 के पाठ से कक्षा 8 के बच्चे की सारी शैक्षिक दक्षताएं विकसित की जा सकती है। कोई ग्रेडेड लेवल धीरे थोड़ा सा हायर लेवल किया गया। एक कुछ लोगों ने आके संसाधन दिया कि लोग सपोर्ट के रूप में इसका उपयोग करो, और उपयोग करके जो भाषा से संबंधित दक्षताएं हैं, जो गणित से संबंधित दक्षताएं हैं, जो आपको ये करे तो रटे के अंदर वो सीख आ जाए, उसके लिए रटना न पड़े, वो उसको आ जाए और सहजता से हिंदी बोलने लगे, पढ़ने लगे, लिखने लगे, सुनने लगे, समझने लगे, अंग्रेजी, गणित। यही तो उद्देश्य है। उद्देश्य वो ये नहीं है कि उसका जो आपने प्रश्न लिखाया था उसका उत्तर उसको याद नहीं, आपको भी नहीं याद होगा। बच्चे से क्यों उम्मीद करते हैं कि उसको याद हो? याद होना सेकेंडरी चीज है, प्रमुख चीज है भाषाई दक्षता। उस दक्षता पे जब कंसंट्रेट करेंगे तब ये जो बोल के लिखवाने वाली क्रिया है ना, रुक जाएगी। तब पढ़ाना और सिखाना और समझाना और समझना शुरू हो।
यही एनसीएफ 2005 है कि बच्चों को सीखने का अवसर प्रदान करिए, समझने का अवसर प्रदान करिए, पाठ्य पुस्तक को संसाधन के रूप में उपयोग करिए और विद्यालय की सीमा से बाहर निकलिए, परिवेश से उसको जोड़िए, जीवन के कौशलों से उसको जोड़िए, उस विषय की जो अपेक्षित दक्षताएं हैं उनको लक्ष्य बना करके पढ़ाइए, उस पाठ के प्रश्नोत्तर को लक्ष्य बना कर देना सफल थोड़ी बात दोनों में अंतर। जब उन लक्ष्यों के प्रति दक्षताओं के प्रति आप ध्यान देकर पढ़ाना शुरू करेंगे तब वास्तव में आप पढ़ाना शुरू करेंगे। जब वास्तव में इस भाव में आप पढ़ाना शुरू करेंगे तो बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे, तब उनका पढ़ाई का बोझ उठाना बंद होगा। जरूरी है कि हमने भी बोझ उठाया था तो वही बोझ हम अपने बच्चों को लाद दें। अरे पढ़ना पढ़ाना दोनों मजा लेने की क्रिया है, दोनों दोनों मजा लेने की क्रिया है, पढ़ाना और पढ़ना। इसमें आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही? बच्चों के लेवल पे आएंगे और वो लेवल पे आएंगे। हम बड़े के लेवल पे हैं तो ये थोड़ा सा वैचारिक रूप में बात चल रही है, समझ में आता है तो मजा आना शुरू हो जाता है। हमें लगता है कि हमारी बात जो हम कर रहे हैं वो समझने योग्य है तो मजा आना शुरू हो जाता है। जब हम आपसे जुड़ जाते हैं तो मजा आना शुरू हो जाता है। जब हमें मजा आना शुरू होता है तो आपको मजा आना, और तभी पढ़ाई शुरू होती है और तभी सीखना शुरू होता है। इतनी मजेदार क्रिया है शिक्षा। और जब ये मजा आएगा तो पढ़ाने के लिए क्लास में भागोगे। आप जो जिन सूचनाओं के बोझ से दबे रहते हो, दिन भर तो वही बनाता रहता हूं, वो सूचनाएं आपकी जब पढ़ाने से खाली होंगे तब भरेंगे, और तब आपको दिखाई देगा कि अरे ये तो बहुत आसान था, क्योंकि वो मजा की एनर्जी आपको बड़े झटके से बना देगी। जो आनंद मैं जीवन आप जियोगे उस आनंद में कब बन जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। एक हफ्ते प्रयोग करके देखो, मैं एक हफ्ते की बात कर रहा हूं, वो एक हफ्ते का आनंद आपसे एक महीना काम करा दे। कौन होगा जो आनंद नहीं लेना चाहे? सही हो? आनंद आता है तो भूख भूल जाता है, नींद भूल जाती है, सृजन का आनंद तो और चमत्कारी होता है। लोग कई कई दिन नहीं सोते, नींद आती है नहीं, उनको सोने के लिए सोना पड़ता है, अपने को थोड़ा रिचार्ज करने के लिए सोना पड़ता है। नींद नहीं आती, वो चाह करके सोते हैं। मजा लेना शुरू तो करें। आप मजा लेना शुरू करोगे तो होगा कि हाँ चलो अब थोड़ा सा मैं शरीर मन साथ नहीं छोड़ा है, शरीर थोड़ा साथ छोड़ा, अपने को रिचार्ज करने के, अपने को खुद एनर्जेटिक करने के लिए थोड़ा ब्रेक लेते।